तो चलिए सभी का स्वागत है टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सर। आज डेमो 2 है और हिंदी जो 20 प्रश्न आएगी 20 में 20 कैसे दिलाना है ये मेरी जिम्मेवारी है। और आपको भी पता है सुपर टेट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 150 में कम से कम 120 प्लस अगर नंबर लाते हैं तो जाके आप चांस बनते हैं आपके सुपर टेट में शिक्षक बनने का, और एकेडमिक भी जोड़े जाते हैं। तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पर आप इतना बढ़िया काम करिए कि उसमें फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, चलिए ओके। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। आज नया जो टॉपिक है, नया टॉपिक क्या है? वर्णमाला है। नया टॉपिक यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए बोर्ड हो गया। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वर्णमाला। क्या हो जाएगा? वर्णमाला। बेसिक शुरुआत यहीं से होती है। कल मैंने बता दिया था, कल की क्लास में अगर आप देखे होंगे तो कल मैंने भाषा का परिचय, वहां से एक दो प्रश्न आते ही आते हैं, वहां जो है आप जो है जरूर देख लीजिएगा। चलिए वर्णमाला, इसको परिभाषा हम देंगे और उसके बाद हम समझेंगे। वर्णों या अक्षरों, वर्णों या अक्षरों, वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान रखना है, 2 चीज ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा? वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट आई हैं, ये आपका क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, यानी क्रमबद्ध मतलब ये होता है कि स्वर स्वर में रहे और व्यंजन व्यंजन में रहे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो यह वर्णमाला की परिभाषा हो गई कि वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हमने क्रम लिख दिया। अब हम पढ़ रहे हैं अ आ क ख ग घ अंगा। अब इसमें स्वर व्यंजन दोनों आ गया, गड़बड़ हो गया ना। व्यवस्थित मतलब ये होता है कि स्वर में भी एकदम क्रम हो, यानी अ आ इ ई उ ऊ ऐसे क्रम हो। चलिए यहाँ तो परिभाषा हो गई। हम आगे आते हैं, वर्णमाला के भाग पे आते हैं। किस पे आते हैं? वर्णमाला के भाग पे, वर्णमाला के भाग पे आते हैं, वर्णमाला के भाग पे आते हैं। ठीक, चलिए वर्णमाला के भाग पे आते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। वर्णमाला के भाग के कितने भाग हो सकते हैं, कोई बता सकता है? मैं बार बार कहता हूँ, जब भी वर्णमाला की संख्या होगी वह अलग होगी, भाग अलग होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर जो है इसके 2 हो गए। चलिए इसके 2 हो गए, एक हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन। ओके, स्वर, एक हो गया व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे वर्णमाला के भाग जब भी पूछेगा आपको 2 लगाना है, यानी इसी 2 को हम पूरा पढ़ेंगे। स्वर क्या है, स्वर के कितने प्रकार हैं, स्वर से कैसे प्रश्न आते हैं, ये तमाम प्रकार के जो आपके आगे मिलेंगे हम उसको पढ़ाएंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कैसे होते हैं, सब हम पढ़ेंगे। चलिए अब आगे आते हैं यहाँ। चलिए अब आगे आते हैं, आगे आते हैं कि वर्णमाला की संख्या, वर्णमाला की संख्या, वर्णमाला की संख्या। ठीक है, भाग अलग है, संख्या अलग है, भाग अलग है, संख्या अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाग पूछेगा 2 बताना है, भाग पूछेगा 2 बताना है, स्वर और व्यंजन। अगर संख्या पूछेगा तो अब ध्यान रखिएगा, इसमें चेंज हो गए हैं। अभी तक हम 52 पढ़ रहे थे, आपको पता है स्वर और व्यंजन मिला के, स्वर और व्यंजन मिला के 52 थे, लेकिन अब वर्तमान समय में 53 हो गया है। ये नया अपडेट हो गया है। अभी भी आपसे यह गलती हो जाएगी, अभी भी आपसे यह गलती हो जाएगी। यानी यहाँ पर वर्णमाला संख्या कितनी हो गई है? यहाँ पर हो गई आपकी 53 हो गई। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं स्वर की, तो स्वर आपके 11 हो गए, स्वर आपके 11 हो गए। जब भी पूछेगा स्वर कितने होते हैं, 11 बताना है। जब व्यंजन आपसे पूछेगा व्यंजन, तो व्यंजन पहले जो है 41 थे, लेकिन 41 प्लस 1, एक नया जुड़ गया, यह 42 हो गया है। क्या हो गया है? यह 42 हो गया है।
ठीक, स्वर और व्यंजन। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए अब जो है हम एक एक पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ये जो स्वर के 11 प्रकार है मैं सब पे चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए स्वर क्या होते हैं, यहाँ समझ लीजिएगा, यहीं से मैं समझा दूंगा। जो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जिनको बोलने के लिए किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, ठीक है। यानी जो है स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वह स्वतंत्र होते हैं और जिनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता यानी व्यंजन व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं व्यंजन की मैं बात करूं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते, जो स्वतंत्र नहीं होते, जो स्वतंत्र नहीं होते, ऐसे भी मैं कह सकता था, ठीक। यहां पर जो है जैसे हमने लिखा क, हमने क्या लिखा क, तो क प्लस अ बराबर हमने क्या लिखा क लिखा, यानी यहाँ पर क के लिए स्वर की जरूरत पड़ गई, हमने की लिखा तो क प्लस ई बराबर, ठीक है, क्या हो गया की हो गया। यानी आप देख सकते हैं कि व्यंजन के लिए व्यंजन में स्वर की आवश्यकता पड़ रही है, व्यंजन में स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि ये स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जो स्वर होते हैं। हम आते हैं स्वर पे, किस पे आते हैं, स्वर पे आते हैं जो 11 होते हैं, ठीक है। इनके विषय मैंने सब कुछ बता ही दिया है। इनके विषय में जो संख्या इनकी है पहले आप जान लीजिए। पहले अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, उ हो गया, बड़ा उ हो गया, री हो गया, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये 11 स्वर हो गए, ठीक है, 11 स्वर हो गए। अब यहाँ से तो प्रश्न नहीं पूछेगा, बहुत सिंपल है ये, यहाँ से प्रश्न शायद ही पूछे। प्रश्न का लेवल जो जहां से पूछेगा मैं आपको वहां मैं बता भी दूंगा कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इतना सोचिए इस क्लास में आपको एकदम तगड़ा वाला मिलेगा कि बता दूंगा हाँ यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। अब देखिए एक चीज मैं फिर बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जब स्वर की संख्या पूछेगा, स्वर की संख्या, जब भी संख्या यानी नंबर पूछेगा तब आपको 11 लगाना है। ऐसे ही हमसे मिस्टेक होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। स्वर की संख्या 11 है, लेकिन जब हम स्वर के प्रकार पूछेंगे तो स्वर के प्रकार बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला हो जाएगा मूल स्वर, क्या हो जाएगा, मूल स्वर या हरस्व स्वर, हरस्व स्वर, ठीक है, हरस्व, ठीक है, मूल या हरस्व स्वर। क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पे हो जाएगा दीर्घ स्वर, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। यानी स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, मात्रा के आधार पे स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ठीक। चलिए इतना हो गया। यहाँ मैं अभी एक चीज और जोड़ दूं, आपको 2 चीजें जोड़ दूं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ जो आपके जाना जरूरी है। देखो स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11, ठीक है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। अगर ये पूछ ले इसमें मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या, अब बस मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या, मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कैसे, मैं यहाँ बता दूं।
जैसे ये जो आपके अ है, मैं फिर लिख रहा हूँ अ आ ए ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। आ ए ए उ ए ऐ री लिख दे रहा हूँ, री, ठीक है, री छूट गया है। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 हो गए। लेकिन भैया यहाँ पर जो ये आपका है अ जो है बिना मात्रा वाला स्वर है, ये भी पूछा गया है। बिना मात्रा वाला स्वर है, बिना मात्रा वाला स्वर कौन सा होता है, यानी जिसपे कोई मात्रा नहीं चढ़ी हो, मात्रा चढ़ना जिसको बोलते हैं। अब अ में कोई मात्रा नहीं चढ़ी है, जैसे हमें बताऊं, हमने लिखा रमन, क्या लिखा, रमन, रमन, अमन, चमन, यानी आप देखेंगे कोई मात्रा नहीं चढ़ी हुई है, कोई मात्रा नहीं चढ़ी हुई है। यही मैं बात करूं, सबकी एक मात्रा है, देखिए ये इसकी मात्रा हो गई, ये इसकी मात्रा हो गई, ये इसकी मात्रा हो गई, ये इसकी मात्रा, ये इसकी, ये क्या बोलते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, ये ऐ हो गया, ठीक है, और ये री हो गया, ये ओ हो गया, और ये आपका ओ हो गया। यानी अगर इसको छोड़ दिया जाए अ वाला, सब में मात्रा लगी हुई है, ठीक है। देखिए जैसे निशाचर, निशाचर, अब देखिए इसमें निशाचर में नी में छोटी की मात्रा लगी है, इसमें आ लगा हुआ है, बस इसमें मात्रा नहीं लगा हुआ है। यानी मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे हमने लिखा ट्विस्ट, अब देखिए प्री में क्या है, री है मात्रा, मैंने बताया था। यानी मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या 10 होती है, ये याद रखिएगा। अगर ऐसे पूछ ले कि बिना मात्रा वाला कौन सा स्वर है, तो अ है, बिना मात्रा स्वर कौन सा है, अ है। दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना बहुत बच्चा गलत करता है कि मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये अक्सर आप गलत कर देते हो, तो गलत अब नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं मूल स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, यानी यहाँ पे अब आते हैं स्वर के प्रकार पे, स्वर के प्रकार पे आते हैं, स्वर के प्रकार पे आते हैं। चलिए स्वर के प्रकार पे आते हैं। यहाँ पर जो है पहला लिख लेंगे मूल या हर्ष स्वर, ठीक है। दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। अब समझेंगे, देखो इसको मैं यहाँ कैसे प्रश्न बनेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, हर्ष मतलब होता है छोटा, हर्ष मतलब छोटा या जिसमें कम समय लगे, उसको हम हर्ष बोलेंगे। ये 4 होते हैं। अगर पूछ लेगा परीक्षा में कि हर्ष की संख्या, हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, ये 4 होती है, ठीक है। अब इनको मूल क्यों कहा गया, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मूल इसलिए इनको कहा गया कि सबसे पहले यही 4 स्वरों का निर्माण हुआ था, इन्हीं से मिलके बाकी स्वर बने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने अ प्लस अ लिख दिया तो आ बन गया, अ प्लस ई लिख दिया तो ए बन गया, बड़ी ई प्लस छोटी ई लिख दिया तो बड़ी ई बन गया। यानी कुल मिला के जो बाकी स्वर बने हुए हैं, इन्हीं चारों के से मिलके बने हुए हैं, इसलिए इनको मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। यानी ये पहले मूल थे, 4 यही थे। हर्ष स्वर क्यों कहा जाता है, इनको बोलने के लिए एक मात्रा या एक गुना या 1 सेकेंड का समय लगता है, इनको बोलते, इनका उच्चारण करते समय। जिससे कैसे, अ इ उ री, ऐसे। अब कहो गुरुजी अ इ उ री, हम 4 सेकंड ले लेंगे, क्या हो जाएगा भैया, गा सकते हो। राष्ट्रगान भी 52 सेकंड में ही गाया जाता है, और तुम 2 मिनट में जय जय हे करते रहो, कोई मतलब ही नहीं है। हर चीज का एक नियम है। यानी अ इ उ री, समझ में आया। यानी ये 4 हो गए, ठीक है, इनकी संख्या। यानी पहले मूल यही थे। इनको हम हर्ष स्वर इसलिए बोलते हैं, इनको बोलते समय सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का, एक गुना का या 1 सेकंड का। परीक्षा में पूछेगा कि हर्ष स्वर को बोलने में कितने मात्रा का समय लगता है या कितने गुना का समय लगता है, ठीक है। चलिए अब ये दीर्घ आता है 7, दीर्घ क्या आता है 7, इनकी संख्या कितनी है
7 है तो पूछ लेगा। अब आपका आ हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया, आपका ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और ओ हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब इनको बोलने के लिए 2 मात्रा या 2 सेकेंड या 2 गुना का समय लगता है। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, दीर्घ मतलब ही क्या होता है, बड़ा होता है। आ ई उ ए ऐ औ, यानी आपको पता है इसको बोलते समय कितना समय लग रहा है, 2 मात्रा 2 गुना या 2 सेकेंड का समय लग रहा है। ठीक, अब कहोगे गुरुजी 7 ये हो गए, 4 ये हो गए, 7 4 11 तो स्वर ऑलरेडी हो गए जो कि होते ही हैं, तो प्लुत का क्या काम पड़ गया भाई। प्लुत का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। हमारे यहाँ संस्कृत 2 प्रकार की होती है, एक लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण महाभारत ये सब चीजें लिखी गई, एक था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में जिसमें मंत्रोच्चारण वाली चीजें चलती थी, जब आप शादी ब्याह में बैठते हो तो वैदिक संस्कृत वाला संस्कृत पढ़ा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि संबोधन के लिए, संबोधन के लिए यानी संबोधन के लिए इसका प्रयोग होता है, संबोधन के लिए। ठीक है, दूर से बुलाने के लिए, दूर से बुलाने के लिए। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी, इसमें 3 मात्रा 3 गुना या 3 सेकेंड का समय लगेगा। जैसे अब देखिएगा, राम ओ, इसको अवग्रह बोलते हैं। जो ये अष्ट टाइप का है इसको अवग्रह बोलते हैं, जो एस टाइप का उसको हम अवग्रह बोलते हैं। अब पूछेगा, जैसे हम लोग गांव बोलते हैं, गांव प्लुत का प्रयोग खूब करते हैं। जैसे किसी नाम रमेश है तो बगलिया रहेगा ना, ए रमेश बा, यानी साउंड। जब आपसे कोई दूर है, मोहन मोहन, तो आप बुला रहे हो ना, तो ये क्या है, प्लुत स्वर का, यानी जिसमें हम खींचते हैं, यानी जिसमें हम साउंड ज्यादा खींचते हैं, जिसमें सबसे अधिक समय लगता है। यानी अगर आप देखेंगे संबोधन के लिए 3 गुना 3 मात्रा या 3 सेकेंड का समय लगता है। तो यानी यहाँ पर हमने क्या किया, अब ऐसे भी पूछ लेगा ऐसा कौन सा स्वर का प्रकार है जिसमें एक भी स्वर नहीं आते, तो प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में एक भी स्वर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, या क्लास कैसी लग रही है। आप लोग भी थोड़ा सा किया करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लास है। ठीक है, क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक, 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैंने ये कहा कि भैया इस 30 बच्चों में सिंगिंग किसको आती है, 4 बच्चों ने हाथ उठा दिया हमको आती है। हमने कहा इसमें डांस किसको आता है, तो 10 बच्चों ने हाथ उठा दिया। हमने कहा कि इसमें ड्राइंग कौन बना लेता है, तो 5 बच्चों ने हाथ उठा लिया। यानी एक क्लास में 30 बच्चे थे, जब मैंने क्वालिटी के आधार पर चेक किया तो पूरी संख्या अलग अलग हो गई। वैसे ही स्वर, वैसे ही स्वर की संख्या 11 है, स्वर के मूल प्रकार 3 है, लेकिन मैंने जैसे ही ये बंटवारा किया, जिह्वा के आधार पर स्वर क्या हो सकते हैं, तो अलग हो गया। मुख खुलने के आधार पर स्वर क्या हो सकते हैं, अलग हो गया। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर क्या हो सकते हैं, वो अलग हो गया। होस्ट के आधार पर स्वर क्या हो सकते हैं, वो अलग हो गया। यानी हमने बंटवारा कर दिया क्वालिटी के आधार पे। इसमें सबसे पहले जो क्वालिटी आती है वह जिह्वा के आधार पे आती है। किसके आधार पे, जिह्वा। जिह्वा मतलब जीव, जिह्वा मतलब जीव। ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। ठीक, अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो भी परीक्षा बनते हैं यहीं से प्रश्न बनते हैं आपके। शुरू शुरू में तो कहते हैं ना लेवल 1 था, अब लेवल 2 पे हम लोग पहुंच गए हैं, लेवल 2 पे हम लोग
पहुंच गए हैं। यानी जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद कितने हो सकते हैं, कोई कमेंट बताए। यानी स्वर जो जीभ के आधार पे बोले जाए कितने हो सकते हैं, प्लीज कमेंट में बताओ आप लोग, कुछ तो अब जानकारी दीजिए ताकि लगे हाँ आपको इतनी तैयारी है। ठीक, जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका अग्र स्वर, अग्र मतलब आगे होता है, अग्र मतलब आगे होता है, अग्र स्वर। दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर, मध्य मतलब बीच, आपको पता ही है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा पश, पश मतलब पीछे, पश मतलब पीछे, यानी पश स्वर। यानी पहला प्रश्न पूछेगा जिह्वा के आधार पे स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला आपका जवाब होगा 3। जिह्वा के आधार पे स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जवाब होगा 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश स्वर। अग्र मतलब ये होता है जो स्वर जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाए। मध्य मतलब होता है जो स्वर जीभ के बीच वाले भाग से बोले जाए। पश मतलब ये होता है जो स्वर जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग का इतना प्रैक्टिस है नहीं, तो हम लोग जान नहीं पाते हैं कौन सा स्वर हम जीभ के बीच से बोल रहे हैं, कौन सा जीभ के आगे से बोल रहे हैं, नहीं जानकारी है। लेकिन मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत तगड़ा बताऊंगा, वो हमेशा याद हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इस पे क्या होगा। इसमें इकलौता जो अ है वह आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका इ ई ए ऐ, इ ई ए ऐ, यानी इ ई ए ऐ जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। इसमें आपका आ जाएगा आ जाएगा, उ उ उ उ उ औ। ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें कहीं पे भी तीनों में री को जगह नहीं मिली है, री को जगह नहीं मिली है। यानी री जो है ना वह जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है, न जीभ के मध्य वाले भाग से, न जीभ के पीछे वाले भाग से, ठीक है। इसलिए री को हटा दिया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा जिह्वा के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है। भेद ठीक है, भेद 3 है, लेकिन ये पूछ लेगा जिह्वा के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएंगी 10, 4 1 5 5 5 10। यानी यहाँ पे ये भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आते हैं, हम एक ट्रिक देखते हैं। एक क्या करते हैं हम यहाँ पे ट्रिक देखते हैं, एक ट्रिक अपनाते हैं, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक अपनाते हैं, ट्रिक से कैसे सीखेंगे इसको लगाने के लिए आपको याद ना करना पड़े। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको लिख लेते हैं। अ आ ए ई उ ऊ, मैंने लिख लिया, ठीक है। उ ऊ ए ऐ ओ औ। हमने क्या किया, 10 स्वर को लिख लिया। ये देखिए ट्रिक हमेशा काम करेगा, ये ट्रिक हमेशा आपको काम करेगा, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमने सब स्वर लिख लिया है। अब आप इकलौता जो ये अ है, आपको इतना याद है कि यानी मध्य यानी बीच स्वर में है, बीच यानी मध्य स्वर में है, ठीक है। इतना तो याद ही हो जाएगा कि अ जो होता है वह मध्य स्वर में होता है। भाई इतना भी नहीं याद होता है, आप ईश्वर के अवतार हैं, ठीक। यहाँ पर जो है आपका मध्य में। अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसे स्वर हैं उनकी हम क्या करेंगे, जोड़ी बना लेंगे, उनकी हम क्या करेंगे, जोड़ी बना लेंगे। जोड़ी बनाने के बाद जो है उसमें काम करेंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। चलिए उसमें हम जोड़ी बना लेंगे। जोड़ी कैसे बनाएंगे देखिएगा, एक जैसे जो सिमिलर है, यानी ई एक जैसा है, उ एक जैसा है, ए एक जैसा है और ओ एक जैसा है। यानी हमने ये कहा जो एक जैसा स्वर है हमने उनकी जोड़ी बना लिया। हमने क्या किया, उनकी जोड़ी बना लिया, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, कुछ नहीं करना है। आगे पीछे एक गाना सुना होगा ना, क्यों आगे पीछे डोलते हो भौरों की तरह, बस वही गाना यहाँ याद करना है, ठीक है। अग्र मतलब आगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे मतलब अग्र होता है, पीछे मतलब पश होता है। अब बच्चा आ, अब बताइए बीच के बाद यानी अ के बाद क्या आता है, आ आता है। यानी मध्य के बाद क्या आया है, पश आया है। यानी मध्य के पीछे, बीच के बाद क्या है, पीछे आया। तो ये जो अ है वो जाएगा पीछे चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब ट्रिक बैठाइए, ई ई ई ई, उ ऊ ओ ओ, ए ए ए, ओ ओ ओ, अ पीछे, अ पीछे। यानी एक ट्रिक अगर मैंने बता दिया, आपने क्या किया, आप इसको भली भांति इससे परिचित हो गए, भली भांति से क्या हो गए, परिचित हो गए। क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया? चलिए, तो ये आपका ऐसे पूछ लेगा, आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए अब मैं ये सोच रहा हूं कि आपको जो है मैं कुछ प्रश्न करा दूं, कुछ मैं प्रश्न करा दूं जो कल से आज तक का मैं प्रश्न करा दूं। अब आपको बताना है प्रश्न, ठीक है? प्रश्नोत्तरी का आपको जवाब देना, जो कल क्लास पढ़ाई थी मैंने, जो आज पढ़ाया था। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहली जनभाषा है, आपको अब कमेंट करना है, अभी तक कमेंट नहीं करते हैं। पहली जनभाषा है, पहली जनभाषा है, ठीक है? आपको कमेंट करना है जल्दी से। ए हो गया आपका हिंदी हो गया, बी हो गया अपभ्रंश हो गया, सी संस्कृत हो गया, और डी हो गया आपका पाली हो गया। जल्दी से कमेंट करें, पहली जनभाषा है। जल्दी, अब आप लोग को क्या करना है, प्रश्न का उत्तर बताना है, जो कल भी मैंने पढ़ाया था, जो आज पढ़ाया था, ठीक है? हम लास्ट में प्रश्नोत्तरी श्रृंखला करेंगे, पर डे जो है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? पहली जनभाषा है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। अभी तक आप लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक? जल्दी से कमेंट करें भाई आप लोग, ताकि मैं इसको बता सकूं। कल मैंने पढ़ाया था पूरा कि महात्मा बुद्ध ने, याद करिए, अपने धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया। पाली एक ग्रामीण भाषा थी, आम जन लोगों की भाषा थी, ठीक है? कल मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। कल मैंने बताया था ये बात कि क्या होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, हिंदी शब्द कहाँ से आया है? कहाँ से आया है, ठीक है? कहाँ से आया है? यहाँ पर आप देखेंगे, एक हो गया संस्कृत, बी फारसी, सी अपभ्रंश, डी पाली। यहाँ संस्कृत शब्द कहाँ से, यानी हिंदी जो है, हिंदी शब्द यानी हिंदी शब्द कहाँ से आया है आपको बताना है, कमेंट करना है। हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया या कहाँ से आया है, ये बताना है आपको। जल्दी से बताइए कहाँ से आया है, आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है? हिंदी शब्द, तो मैंने एक बात बताया था यहाँ पर अच्छे से, कल की क्लास में अगर आपने देखा होगा, कि हिंदी जो है वह हमारी भाषा नहीं है। यानी हिंदी शब्द जो है ईरानियों ने दिया था। कल मैंने एक कहानी बताई थी, पंजाब के रास्ते से जो है वह ईरानी लोग आए थे, वो सा को हा बोलते थे, हिंदू से हिंदी फिर बोलने लगे। और चूंकि ईरानियों का जो लिपि थी वह क्या थी? फारसी थी। यानी हिंदी शब्द जो है वह फारसी का है। अगर मैं ये पूछता हिंदी शब्द की उत्पत्ति, अगर ये पूछता हिंदी शब्द की उत्पत्ति, तब आप क्या जवाब देते? तब आप जो है यहाँ पर सौरसेनी अपभ्रंश दे। संस्कृत कहीं नहीं है, संस्कृत कहीं नहीं, ध्यान रखिएगा, तब सौरसेनी अपभ्रंश हो जाता, ठीक है? अगर ये पूछता तो यहाँ पर देखिए चीजें मिस्टेक हो गई। तो अब आप समझ गए हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया? फारसी। यानी हिंदी शब्द का जो नाम पड़ा, यानी हिंदी शब्द आया कहाँ से है? तो ये फारसी का शब्द है हिंदी, ठीक है? चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या है, मात्रा के आधार पे स्वरों की संख्या है। ए 9, बी 10, सी 11, डी 13। जल्दी बताइए, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या है, आपको ये बताना है, ठीक? हाँ, तो जल्दी से कमेंट करिए। ये क्लासेस पर डे 8 बजे रहेंगे। आप लोग जो है नए टॉपिक रहेगा, क्लास जैसे भी होगा बताइएगा, हाँ समझ में आ रहा है क्या, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या है, तो आपको बताना है 9, 10, 11 और 13, ठीक? जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर करिए, क्विक आंसर, ताकि मैं और भी प्रश्न ले सकूं। अभी मैंने आज ही क्लास में इसको समझाया था, आज ही की क्लास में समझाया था कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ये जो अ होता है यह बिना मात्रा वाला स्वर है, बिना मात्रा वाला स्वर है, बिना मात्रा वाला स्वर है,
ठीक है, बिना मात्रा वाला स्वर है। अभी मैंने बताया था ना, याद होगा आपको। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं चौथे नंबर पे। ठीक है, चलिए, लुस स्वर में कितने स्वर हैं? ए 4, बी 7, सी 5, डी एक भी नहीं। चलिए, लुस स्वर में कुल कितने स्वर हैं बताइए जल्दी से। लुस स्वर में कितने स्वर हैं? 4, 7, 5 और एक भी नहीं। तो भैया यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लुत में एक भी स्वर नहीं आते हैं। यानी अगर आपको बताऊं कि मूल स्वर में 4 आते थे, दीर्घ स्वर में 7 आते थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 7। लेकिन वहीं अगर मैं प्लुत की बात करूं तो इसमें एक भी स्वर नहीं आते थे। यह केवल संबोधन के लिए, दूर से बुलाने के लिए, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा था। चलिए एक आखिरी प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न। ठीक है, हमने कहा कि जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या है। जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या है, ये आप लिखिएगा। 10, बी 11, सी 9, डी 7। यानी जिह्वा के आधार पे स्वरों की संख्या है, ये आखिरी प्रश्न है, आपको यह बताना है। ठीक है, जिह्वा के आधार पे स्वरों की संख्या है। तो सिंपल सी बात है, कोई परेशानी जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। री जो है, री जो है शामिल नहीं है। री जो है वह शामिल नहीं है, यानी री को जगह नहीं दी गई है। री को हटा दिया जाएगा तो ऑलरेडी क्या बचेगा? 10 स्वर बचेगा। यानी री को जो है जिह्वा के आधार पे नहीं रखा गया है। मैंने अभी बताया था, न यह अग्र में आता है, न यह मध्य में आता है, न पश्चिम में आता है। क्लियर हो गया। चलिए कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। एक अनाउंसमेंट में कर दे रहा हूँ आपको, प्रत्येक रविवार आपका ऑफलाइन टेस्ट। ठीक है, प्रत्येक रविवार ऑफलाइन टेस्ट किसका? सुपर टेट का। भैया सुपर टेट का आपका फुल 150 प्रश्न का जो आता है, पूरे विषय का 150 प्रश्न का OMR बेस्ड पर। ठीक है, OMR बेस्ड पर प्रत्येक रविवार, सभी साथी ध्यान सुन लें, प्रत्येक रविवार निःशुल्क है। निःशुल्क यानी कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, बस और आपको आना पड़ेगा। आपकी कॉपी चेक होगी, आपका नंबर बताया जाएगा कि आपने 150 में कितना पाया है, और जिस पोर्शन में आपने गलती की है उसका डाउट। अब वो लाइव सेशन भी आपका कराया जाएगा, सुपर टेट का लाइव सेशन भी कराया जाएगा, जो प्रैक्टिस होगा। तो आप लोग प्रत्येक रविवार को आपको आना है। अब आना कहाँ है? प्रयागराज बालसन चौराहा के पास। प्रयागराज में अगर आप हैं, प्रयागराज एक बहुत फेमस चौराहा है, बालसन चौराहा है, सेंट एंथोनी कॉलेज के सामने, टीचर्स अकेडमी है, कॉलेज के सामने। ठीक है, टीचर्स अकेडमी का बोर्ड लगा हुआ है ऑफलाइन ब्रांच में। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना करना है, 79 91 95 92 37 या 96 28 95 92 37, यानी इस पे आपको कॉलम मैसेज कर देना है। अभी से प्रत्येक रविवार को टेस्ट होगा, जब तक आपकी परीक्षा नहीं करा ली जाती है।
इससे क्या होगा कि आपके हम इतने टेस्ट करा देंगे तो वहीं से शारीरिक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। मतलब विश्व स्तरीय पेपर आपको रहेंगे, क्योंकि इस बार आयोग पेपर करा रहा है, पहली बार आयोग सुपर टेट के पेपर कराने जा रहा है, तो पेपर का लेवल तो बढ़िया रहेगा ही, क्योंकि टीजीटी पीजीटी लेवल पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भैया ये है प्रत्येक रविवार को ऑफलाइन टेस्ट, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी क्लासेस 8 से लेकर 12 तक चल रही हैं। ऑफलाइन की क्लासेस 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चल रही हैं। ऑफलाइन में भी डेमो फ्री है, आप जाके देख सकते हैं, जो प्रयागराज से हैं ऑफलाइन। ठीक है, चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।